बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर बिना समय गवाए। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है वैद्युतशीलता का मात्रक है, यानी जो वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि इनमें से जो आपका वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो आपका जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है एकदम सही होगा। दूसरा प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के भीतर द्विध्रुव यन स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। यानी आपका कोई एक बंद पृष्ठ है, उसके भीतर द्विध्रुव आपका यन स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। तो आपका इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो बंद पृष्ठ के अंदर आपका निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा आपका कितना होगा, शून्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है एकदम सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये हमने एक किरचॉफ का अलग से वीडियो बताया है, किरचॉफ के नियम पर प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों बताया था, उसमें एकदम विस्तार से इसको आपको बताया था। तो आप लोगों को अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। तो आपका किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी कि चौथे नंबर के प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक है, वेबर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होगा, न्यूटन प्रति कुलाम होगा या फिर वोल्ट मीटर होगा। तो आपका विद्युत फ्लक्स जो है उसका मात्रक क्या होगा, तो आपका विद्युत फ्लक्स जो है उसका मात्रक होगा वोल्ट मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। बच्चों आपको बता दें कि ये जो 20 क्वेश्चन हम बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको आप कहीं नोट करिएगा और जो है इसको बाद में आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप लोग इसको भूलें नहीं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आए तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य है। यानी कि एक समान आपका विद्युत क्षेत्र कोई ई है, उसमें रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य आपसे पूछा है। तो आपका 2 पी होगा या फिर पी होगा या फिर √2 पी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी में पी/2 होगा। तो जो आपका सही उत्तर होगा होगा पी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अपना अगला यानी कि छठे नंबर का प्रश्न है 50 ओम प्रतिरोध कि एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। यानी 50 ओम प्रतिरोध का एक धात्विक तार है, उसकी लंबाई को अगर खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो इसका नया प्रतिरोध होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R डैश बराबर होता है एन स्क्वायर इंटू जो आपका पुराना प्रतिरोध होता है। एन आपका जो लंबाई दोगुनी तिगुनी कर रहा है, तो यानी कि आप 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा आपका, और 50 ओम दिया था तो आपका कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 200 ओम दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। इसका पहले से हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आर डैश यानी कि नया प्रतिरोध होता है और आपका जितनी लंबाई खींची जाती है उसका स्क्वायर होता है और गुणे पुराना प्रतिरोध होता है। अगला यानी कि सातवां प्रश्न है यदि आवेशित कण का वेग 4 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या होगी। यानी कोई आवेशित कण है उसका वेग जो है 4 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग यानी पथ की त्रिज्या आपसे पूछा है। तो 4 गुनी होगी, 8 गुनी होगी, 6 गुनी होगी या फिर 3 गुनी होगी। तो जो आपका सही उत्तर है वो 4 गुनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम सही होगा। अगला यानी 8वें नंबर का प्रश्न है लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। यानी लेंज का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके अनुसार इनमें से क्या सत्य है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या फिर ऊर्जा का संरक्षण। तो आपको बता दें जो लेंज का नियम है उसके अनुसार जो है आपका ऊर्जा का संरक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 9वें नंबर का प्रश्न है यदि यल
तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं, तो यल बटे आर का मात्रक होगा। यानी जो यल है आपका तथा आर क्रमशः, यल जो है आपका प्रेरकत्व है, आर प्रतिरोध है, तो यल बटे आर का आपसे मात्रक पूछा है, यानी प्रेरकत्व बटे प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा है। तो मीटर होगा, सेकेंड होगा, या फिर प्रति सेकेंड होगा, या फिर मीटर सेकेंड होगा। तो जो आपका यल बटे आर का मात्रक आपसे पूछा है, यानी कि प्रेरकत्व बटे प्रतिरोध का जो मात्रक आपका होगा क्या होगा, सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि 10वें नंबर का प्रश्न है, किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा। यानी कोई आपका LCR श्रेणी परिपथ के अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच आपसे कलांतर पूछा है, तो पाई बटे 2 होगा, शून्य होगा, या फिर पाई होगा, या फिर पाई बटे 4 होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही होगा, यानी कि शून्य होगा। अगला यानी 11वें नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनमें से किससे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा, या फिर आवेशहीन कण द्वारा। तो जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, तो आपका त्वरित आवेश द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एकदम सही होगा। आपको फिर से बता दें कि इनमें से जो भी 20 के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग कहीं नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। अब अगला यानी कि 12वें नंबर का प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण 0 डिग्री पर हों, अर्थात दोनों समांतर रखे हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी आपके दो समतल दर्पण है, यानी कि एक ये समतल दर्पण है और एक ये समतल दर्पण है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, समांतर है। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो प्रत्येक स्थानों पर समान होगी, यानी कि यहाँ नापे आपका समांतर स्थित है। तो प्रतिबिंबों की आपसे संख्या पूछा है, ए में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर अनंत होगा। तो जो आपका प्रतिबिंबों की संख्या होगा आपका अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी आपके दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं क्या है, 5 डायोप्टर है तथा 3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी आपसे पूछा है। तो इसका भी आपका फॉर्मूला हमने बताया था, P बराबर जो होता है, P आपका P कैपिटल P बराबर P1 प्लस P2 होता है। तो इसका आपका इसी तरह जोड़ करके आपका जो है फोकस दूरी निकाल देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही होगा, यानी 50 सेंटीमीटर। अगला यानी 14वें नंबर का प्रश्न है, एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। यानी कि आपसे पूछा है, एक समबाहु प्रिज्म जो है वो विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण जो है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। यानी आपसे न्यूनतम विचलन कोण पूछा है, 48 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा, या फिर 72 डिग्री होगा। तो जो आपका सही उत्तर है वो 36 डिग्री होगा, यानी कि आपका जो है न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, 36 डिग्री होगा। अगला यानी 15वें नंबर का प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। यानी जब प्रिज्म से गुजरता है इनमें से, तो किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है अधिकतम होता है। यानी जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो आपका किस रंग का विचलन अधिक होता है, हरे रंग का, नीला रंग का, लाल रंग का, बैगनी रंग का। तो आपका जो बैगनी रंग होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि 16वें नंबर का प्रश्न है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। यानी कोई कण है उसका संवेग जो है वो दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी, 4 गुनी होगी, आधी होगी, अपरिवर्तित होगी, या फिर 2 गुनी होगी। तो जब किसी कण का हम संवेग दोगुना कर देते हैं तो उसकी जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो 2 गुनी आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, यानी कि अगर यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर देंगे तो आपका जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगला यानी 17वें नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है। यानी हाइड्रोजन की परमाणु की जो दो लगातार कक्षाएं होती हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कोणीय संवेग का अंतर होता है, एच बटे 2 पाई, पाई बटे एच, या फिर एच बटे पाई, या फिर 2 पाई बटे एच। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो दो लगातार कक्षाएं होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन के कोणीय समय का अंतर आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एकदम सही होगा, यानी कि एच बटे 2 पाई जो होगा वही उनके दो इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होगा, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा।
अगला यानी कि 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण मूल कण नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन सा कण जो है मूल कण नहीं है? आपका मेसॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो आपका मेसॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है मूल कण होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो मूल कण नहीं होता है, यानी कि अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 19वें नंबर का प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। यानी जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? आपका नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय विखंडन, साइक्लोट्रॉन? तो आपका सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। यानी सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। 20वां और अंतिम नंबर का जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, बी पी प्रकार अर्धचालक होता है। यानी जो पी प्रकार अर्धचालक है वो क्या होता है? धनावेशित या ऋणावेशित? कोई भी। धनावेशित, ऋणावेशित या फिर उदासीन? यानी कि पी प्रकार का चालक इनमें से कौन सा होता है? तो जो आपका पी प्रकार का चालक है वो धनावेशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। बाकी 20 प्रश्न जो हम आपके लिए लाए थे वो खत्म हो गए। इससे पहले हम वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। बाकी ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे और इन प्रश्नों को आप लोग कहीं नोट डाउन करके और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लेंगे तो आप अगर बाद में भूल भी जाते हैं तो परीक्षा के समय जो है इसका रिवीजन आसानी से कर लेंगे।